कहानी इंडिया बॉर्डर के पास शुरू होती है और एक छोटे गांव से बहने वाली नदी में एक घायल आदमी की बॉडी आसमान से गिरती है। एक बच्चे की नज़र पानी में बहती हुई उस बॉडी पर पड़ती है तो फिर गांव वाले उसे निकाल कर गांव में लेकर आ जाते हैं, जहां पर गांव का वैद्य उस घायल आदमी का इलाज करता है और 1 महीना बीत जाता है, लेकिन अब तक उस आदमी को होश नहीं आया था। और एक दिन आतंकवादी उस छोटे से गाँव पर अटैक कर देते हैं। वो गाँव वालों को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं और उसी टाइम पर उस घायल आदमी को भी होश आ जाता है। वो उन सभी आतंकवादियों को बुरी तरह से मारकर गांव वालों को बचा लेता है। गांव वाले उसे अपना मसीहा मान लेते हैं, लेकिन वो मसीहा गांव वालों से पूछता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। तब गांव का एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब ज़रूर पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। इसके बाद कहानी 30 साल आगे शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं काल्की, हेलेना, जानवी, लक्ष्मी, इरम और इस्करा, इन 6 लड़कियों को जो कि एक टीम की तरह काम करती हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेती हैं। मेट्रो के अंदर एक पुलिस वाला भी होता है जो इन लड़कियों के मिशन को फेल करना चाहता है और तब एंट्री होती है इनके चीफ की, जो उस पुलिस वाले को पकड़कर खंभे से बांध देता है और कंट्रोल रूम में कॉल करके नेगोशिएटिंग ऑफिसर नर्मदा से कहता है कि अगर 5 मिनट के अंदर तुमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कंट्रोल रूम में नहीं बुलाया तो हर मिनट इस ट्रेन में एक आदमी को मार दूंगा। उसकी बात मानकर 5 मिनट के अंदर ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कंट्रोल रूम में बुला लिया जाता है, जिसके बाद हाईजैकर उससे कहता है कि तुम्हारे कार्यकाल के पिछले 5 सालों में 10,281 किसानों ने आत्महत्या की है क्योंकि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। इसके बाद वो मिनिस्टर से 40,000 करोड़ रुपए की मांग करता है। मिनिस्टर उससे कहता है कि इतना पैसा तो किसी के पास भी नहीं होगा, जिसके बाद हाईजैकर उससे कहता है कि अगले 10 मिनट में आपको एक बिजनेसमैन का कॉल आएगा क्योंकि उसकी बेटी आलिया इसी ट्रेन में है। इसके बाद हम आलिया के पापा काली को देखते हैं जो कि एक कलेक्टर का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आया था। हालांकि इस कलेक्टर को भी काली ने ही मारा था। काली अपने पास नीली और लाल 2 गोलियां रखता है। नीली वाली गोली अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए खुद खाता है और लाल वाली टेंशन देने वाले को खत्म करने के लिए खिलाता है। आलिया काली को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है, जिसके बाद काली 40,000 करोड़ देने के लिए मान जाता है। यह सब देखकर आलिया हाईजैकर से कहती है कि तुम सब बहुत बड़े चोर हो। अब हाईजैकर आलिया के साथ साथ पूरी ट्रेन को कल्की की स्टोरी बताता है। दरअसल कल्की के पापा ने बैंक से लोन ले रखा था, लेकिन वो टाइम से चुका नहीं पाए। तब बैंक वाले उनके घर आते हैं और पूरे गांव वालों के सामने वो कल्की के पापा की धोती खोल देते हैं, उसे नंगा करके बुरी तरह से मारते हैं और उस इंसल्ट की वजह से कल्की के पापा ने सुसाइड कर ली थी। लेकिन उसी बैंक ने काली के 40,000 करोड़ को आसानी से माफ कर दिया। हाईजैकर आलिया से कहता है कि हमने तो बस तुम्हारे पापा से वही पैसे वापस लिए हैं। काली अपनी बेटी को बचाने के लिए 40,000 करोड़ ट्रांसफर कर देता है। डिमांड पूरी होने के बाद हाईजैकर्स उस ट्रेन को अंतिम स्टेशन पर लेकर जाते हैं, लेकिन नर्मदा अपनी पूरी टीम के साथ स्टेशन को घेर कर उन्हें पकड़ने के लिए तैयार खड़ी होती है। लेकिन हाईजैकर का प्लान कुछ और ही था। हॉस्टेजेस के साथ हाईजैकर की टीम लोगों के बीच में से ही स्टेशन से बाहर निकल जाती है। नर्मदा और उसकी पूरी फोर्स उनका कुछ भी नहीं कर पाती। नर्मदा कंट्रोल रूम में कॉल करके उस अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि सारा पैसा 7 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ये सभी गरीब किसान होते हैं। हाईजैकर की इस हीरोगिरी की वजह से जनता उसे रॉबिन हुड का नाम देती है। इसके बाद नर्मदा को काली के घर बुलाया जाता है। काली उससे कहती है कि हाईजैकर ने जो कुछ भी किया बड़ी प्लानिंग के साथ किया है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, वो आगे भी ऐसा कर सकता है। जिसके बाद काली उससे कहता है कि अगली बार अगर वो ऐसा करता है तो सारे के सारे मुझे न्यूज में नहीं जेल में दिखने चाहिए। इसके बाद काली अपनी बेटी आलिया से मिलता है। आलिया उसे बताती है कि हाईजैकर्स ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। उसने कहा था कि अपने पापा से कहना कि मेरा नाम विक्रम राठौर है। नाम सुनने के बाद काली थोड़ी टेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ हम हाईजैकर की टीम को देखते हैं जिसमें कि सारी लड़कियां असल में भीलवाड़ा महिला जेल की कैदी होती हैं और उनका लीडर वो हाईजैकर असल में उस जेल का जेलर आजाद है। आजाद की एक मुंह बोली माँ भी होती है
कावेरी अम्मा, जो कि आजाद से कहती है कि अब बहुत हो गया और अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और आजाद को अपने साथ लेकर शादी के लिए एक लड़की देखने जाती है। लेकिन जब वो लोग लड़की देखने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की खुद नहीं आई है और उसने अपनी लगभग 6-7 साल की बेटी सूजी को भेजा है। दरअसल सूजी ने कभी अपने पापा को नहीं देखा था, इसलिए वो अपने लिए एक पापा की तलाश कर रही थी। यहाँ पर सूजी बहुत क्यूट होती है और उसकी बातों से आजाद भी इमोशनल हो जाता है। सूजी पढ़ने में थोड़ी कमजोर होती है तो अगले दिन वो आजाद को अपने स्कूल में बुलाती है, क्योंकि एक सब्जेक्ट छोड़कर वो बाकी के सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गई थी। आजाद उसके स्कूल में जाता है, लेकिन तभी सूजी की माँ भी स्कूल में आ जाती है और वो होती है नर्मदा, जिसे देखते ही आजाद थोड़ी देर के लिए डर जाता है। इसके बाद नर्मदा आजाद को अपने बारे में बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी। प्रेग्नेंट होने के बाद उसने शर्त रखी कि मैं शादी के लिए तभी हाँ करूँगा जब तुम अबॉर्शन करवाओगे। तब मैंने प्यार के बदले अपनी बेटी को चुना था और आज भी अपनी बेटी के लिए ही प्यार को चुनूंगी। आजाद और नर्मदा दोनों सूजी के लिए शादी करने को तैयार हो जाते हैं। आजाद कई बार नर्मदा को अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन बता नहीं पाता। और इसके बाद समय आता है आजाद के अगले मिशन डॉक्टर इरम को इंसाफ दिलाने का, और हम देखते हैं हेल्थ मिनिस्टर को। वो एक पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहा होता है कि पिछले 10 सालों में मैंने सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सुविधाओं को बहुत ही बेहतरीन बना दिया है। अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इक्विपमेंट्स और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी। और आज के समय में अगर मुझे गोली भी लग जाती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाना, मैं वहां बचा लिया जाऊंगा। और तभी आजाद की टीम से एक लड़की हेल्थ मिनिस्टर के कंधे पर गोली मार देती है, जिसके बाद मिनिस्टर को बचाने के लिए 2 एम्बुलेंस आती है। एक एम्बुलेंस में मिनिस्टर के आदमी मिनिस्टर को लेकर तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मिनिस्टर एम्बुलेंस में नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आजाद ने मिनिस्टर को किडनैप कर लिया है और वो मिनिस्टर को लेकर पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, जहां 3 साल पहले डॉक्टर इरम काम करती थी। इसके बाद आजाद नर्मदा को बताता है कि मेरा नाम विक्रम राठौर है और मैं चाहता हूं कि 3 साल पहले इस हॉस्पिटल में 60 बच्चों की मौत हुई थी। के जॉर्ज उस वक्त इस हॉस्पिटल के डीन थे, जो कि अब हेल्थ सेक्रेटरी हैं। वो टीवी पर आकर सबको उस घटना की सच्चाई बताएं। हेल्थ मिनिस्टर काली का जीजा है, इसलिए काली भी के जॉर्ज को फोन करके सच्चाई बताने के लिए कहता है। दरअसल 3 साल पहले एक केमिकल फैक्ट्री की वजह से आसपास के बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 60 बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और डॉक्टर इरम उनका इलाज कर रही थी, लेकिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जरूरी दवाइयां भी नहीं थी। इरम डीन को कॉल करके सब कुछ बताती है और ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाने के लिए कहती है, लेकिन डीन उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हॉस्पिटल में आने वाले एक फिनाइल की बोतल पर भी ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी का कमीशन सेट होता है, और जब तक सबको कमीशन नहीं मिल जाता ऑक्सीजन नहीं आएगा। और आखिर में उन सभी 60 बच्चों की मौत हो जाती है। सब लोग मिलकर कोर्ट में साबित कर देते हैं कि डॉक्टर इरम उस दिन ड्यूटी के समय में ड्रग्स के नशे में थी, इसलिए बच्चों की मौत हुई, जबकि असली मुजरिम तो हेल्थ मिनिस्टर और डीन के जॉर्ज था। दुनिया को सारी सच्चाई बताने के बाद विक्रम राठौर एक बार फिर से नर्मदा के सामने अपनी डिमांड्स रखता है। वह नर्मदा को अलग अलग हॉस्पिटल्स की एक लिस्ट भेजता है और सभी हॉस्पिटल में अगले 5 घंटे के अंदर जरूरत के सामान, अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ, डॉक्टर्स सब कुछ भेजने के लिए कहता है। उसकी ये डिमांड भी मान ली जाती है। जो काम पिछले 10 सालों में नहीं हुआ वो सिर्फ 5 घंटों में कर दिया जाता है। इधर आजाद अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल से भागने की तैयारी में होता है, लेकिन तभी नर्मदा भी पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाती है। उनके बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। एंड में नर्मदा आजाद के चेहरे से ये मास्क उतार लेती है, जिसमें उसे कुछ बाल भी मिल जाते हैं, लेकिन नर्मदा आजाद का चेहरा देखती उसके पहले ही आजाद वहां से भाग जाता है। हेडक्वार्टर में नर्मदा को पता चलता है कि वो बाल अलग अलग एज ग्रुप और डीएनए के थे, मतलब आजाद ने विग पहन कर रखी थी। नर्मदा अपने एक साथी ईरानी को एक स्केच आर्टिस्ट बुलाने के लिए कहती है और उन्हें आजाद के मास्क वाले फोटो को सोर्स बनाकर
एक स्केच बनाने के लिए कहती है। इसके बाद नर्मदा अपने घर चली जाती है। इधर हम काली को देखते हैं जो कि एक बिजनेस डील और फंड इकट्ठा करने के लिए रशिया जाता है, क्योंकि अब वो इलेक्शन लड़ना चाहता था ताकि कोई भी उसके इलीगल कामों के बीच में ना आ सके। वो अपने भाई से कहता है कि जब तक मैं रसिया से वापस नहीं आता तब तक शांत रहना और कुछ भी मत करना। अगले दिन नर्मदा और आजाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों एक साथ अपने घर की बालकनी में खड़े होते हैं। आजाद उसे एक बार फिर से अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आजाद को एक कॉल आता है और नर्मदा उसे अकेले छोड़कर कमरे के अंदर चली जाती है। आजाद को जेल से लड़कियों ने कॉल किया था। वो लड़कियां आजाद को चीफ बुलाती हैं और कहती हैं कि हमने सोचा शायद आज रात के मिशन में भी आपको किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इधर कमरे के अंदर नर्मदा को भी ईरानी का कॉल आता है और उसने नर्मदा को आजाद का स्केच भेजा था। आजाद की सच्चाई बताने से पहले ही नर्मदा को आजाद की सच्चाई पता चल जाती है और उसी वक्त काली का भाई और उसके आदमी भी उनके घर पर अटैक कर देते हैं। वो आजाद और नर्मदा दोनों को किडनैप कर लेते हैं और काली की एक फैक्ट्री में ले जाकर उन दोनों को मारने वाले होते हैं। जेल में से ये 6 लड़कियां भी आजाद को बचाने के लिए फैक्ट्री पहुंच जाती हैं, लेकिन वो कुछ करती उसके पहले ही एंट्री होती है असली विक्रम राठौर की, जो कोई और नहीं आजाद का बाप होता है। वो काली के भाई और उसके सभी आदमियों को मार देता है और आजाद को बचा लेता है। ये 6 लड़कियां वापस से जेल में चली जाती हैं और नर्मदा वापस अपनी टीम के पास हेडक्वार्टर में आती है और सबको बताती है कि आजाद राठौर के साथ साथ मिलकर 6 लड़कियां ये सब कर रही हैं और वो सब भीलवाड़ा जेल के अंदर बंद हैं। इसके बाद प्लान बनाकर उन लड़कियों का भरोसा जीतने के लिए नर्मदा कैदी बनकर जेल के अंदर जाती है और उन सब से कहती है कि आजाद कोई मसीहा नहीं, बहुत बुरा इंसान है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन लक्ष्मी उससे कहती है कि आजाद कौन है ये जानने से पहले तुम ये जान लो कि विक्रम राठौर कौन है। इसके बाद वो विक्रम राठौर की कहानी बताना शुरू करती है और हमें 30 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है और हम देखते हैं विक्रम राठौर को जो कि आर्मी ऑफिसर है और अपनी वाइफ ऐश्वर्या के साथ अपने घर में होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दिन विक्रम राठौर को आर्मी से बुलावा आता है। उसे बताया जाता है कि आतंकवादियों ने 40 भारतीय ड्राइवरों को पकड़ लिया है। उन्हें छुड़ाने के लिए एक टीम गई थी, लेकिन सब के सब मारे गए। इसलिए अब विक्रम राठौर और उनकी टीम को उन्हें रेस्क्यू करने के लिए भेजा जाता है। विक्रम और उसकी टीम लोकेशन पर पहुंच जाती है। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है, लेकिन हमारी आर्मी की जितनी भी गन्स थीं सब अचानक से काम करना बंद कर देती हैं। फिर भी विक्रम और उसकी टीम बहादुरी से आतंकवादियों की गन छीन कर उनसे लड़ती है और सभी ड्राइवर्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस बहादुरी के लिए विक्रम और उसकी टीम को मेडल दिया जाता है, लेकिन विक्रम उस मेडल सेरेमनी में अपने सीनियर्स को बताता है कि जंग के मैदान में हमारी गन्स अचानक से कैसे खराब हो गई थी, इसकी जांच होनी चाहिए। उन सभी गन्स का डीलर होता है काली गायकवाड़। आर्मी उसे समन करती है। जांच में उन्हें काली की दी हुई सभी गन्स में यही प्रॉब्लम मिलती है, जिसके बाद काली के सभी लाइसेंस और डील्स को जांच पूरी होने तक होल्ड पर रख दिया जाता है। इसके बाद विक्रम वापस से अपने घर आता है। घर पर वो अपनी वाइफ के साथ होता है, तभी काली कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर उसके घर पर हमला कर देता है। वो विक्रम को पकड़ कर लेकर चला जाता है। पुलिस वाले घर के अंदर ऐश्वर्या के पास आते हैं। उसके सामने बहुत सारे पैसे, इलीगल वेपन्स रखकर उससे कहते हैं कि विक्रम असल में एक गद्दार था और वो देश के सीक्रेट्स दुश्मनों को बेचता था। वो ऐश्वर्या को भी धमकी देकर एक फर्जी स्टेटमेंट पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐश्वर्या उस पुलिस वाले के साथ साथ उन दोनों हवलदारों को भी मार देती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इधर काली विक्रम को हेलीकॉप्टर में इंडिया बॉर्डर के पास लेकर जाता है और 5 गोलियां मारकर उसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ उन पुलिस वालों को मारने की वजह से ऐश्वर्या को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन फांसी देने से पहले उन्हें पता चलता है कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है और कानून के मुताबिक उस बच्चे के 5 साल का होने तक ऐश्वर्या को फांसी नहीं दी जा सकती। ऐश्वर्या को भीलवाड़ा जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां पर ऐश्वर्या आजाद को जन्म देती है और पूरी जेल में बंद सारी महिला कैदी आजाद को अपने बेटे की तरह पालती हैं।
5 साल बाद ऐश्वर्या आज़ाद को सब कुछ बताती है और कहती है कि तुम्हें अभी ये सब कुछ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन याद रखना कि तुम्हें अपने पिता का नाम रोशन करना होगा और दुनिया को बताना होगा कि तुम्हारे पापा गद्दार नहीं थे। इसके बाद ऐश्वर्या को जेल में ही फांसी दे दी जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और आज़ाद की सच्चाई जानने के बाद नर्मदा लक्ष्मी से कहती है कि आज़ाद कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। लक्ष्मी उससे कहती है कि आज़ाद को जहाँ होना चाहिए आज़ाद वहीं है और सेफ भी है। दूसरी तरफ हम आज़ाद को देखते हैं जो कि अब विक्रम राठौर और उसकी टीम के साथ होता है, जहां वो पुलिस वाला भी होता है जो मेट्रो हाईजैक के दौरान आज़ाद को मिला था। ये वही लड़का था जिसने शुरू में उस गांव में विक्रम राठौर से कहा था कि मैं बड़ा होकर पता लगाऊंगा कि तुम कौन हो, और उसने ही विक्रम की टीम में से जिंदा 4 जवानों का पता लगाया था। उसने सबको विक्रम से मिलवाया और अब विक्रम को उसके बेटे आज़ाद से मिलवाने के लिए लेकर आया था। लेकिन प्रॉब्लम अब भी यही थी कि विक्रम को अपना पास्ट याद ही नहीं था। वो आज़ाद से कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि तुम मेरे बेटे हो, तो बेटा तुम जो भी करोगे मैं एक जवान की तरह हमेशा उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद आज़ाद उनसे पूछता है कि नर्मदा कहाँ है। इधर जेल में नर्मदा का साथी ईरानी उसे डबल क्रॉस करता है और उससे कहता है कि अब तक मैं तुम्हारे लिए नहीं काली के लिए काम कर रहा था। वो काली को कॉल करता है जो अपने भाई की मौत की खबर सुनकर रसिया से वापस आ चुका था। काली के कहने पर ईरानी उसके कुछ आदमियों के साथ सूजी को काली के पास भेज देता है और जेल में नर्मदा को मारने वाला होता है। लेकिन तभी लक्ष्मी उनके बीच में आ जाती है और गोली लक्ष्मी को लग जाती है। उसी टाइम आज़ाद भी जेल के अंदर आ जाता है। वो जेल के अंदर की सभी कैदियों के साथ मिलकर ईरानी और उसके साथियों को मार देता है। दूसरी तरफ विक्रम भी काली के आदमियों को मारकर सूजी को छुड़ा लेता है और इस सब के बीच में लक्ष्मी की मौत हो जाती है। डॉक्टर इरम आज़ाद से कहती है कि जब हमने ये मिशन शुरू किया था तब हम 6 लड़कियां थीं और अब हम सिर्फ 5 बचे हैं, लेकिन ये लड़ाई अब भी जारी रहेगी। तब नर्मदा उनसे कहती है कि मैं भी तुम सबका साथ दूंगी और तुम्हारी टीम अब भी 6 लड़कियों की ही रहेगी। इसके बाद आज़ाद उनके साथ मिलकर रसिया से आने वाले काली का पैसा लूटने का प्लान बनाता है, क्योंकि आज़ाद को पता था कि काली उन पैसों को इलेक्शन लड़ने में यूज करने वाला है और अगर एक बार काली इलेक्शन जीत गया तो उसको रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। वो नर्मदा को एक दूसरे काम के लिए भेज देता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके साथ ही आज़ाद नहीं चाहता था कि विक्रम को कुछ हो जाए, इसलिए वो बहाने से विक्रम को मिशन से दूर रखने की कोशिश करता है और लड़कियों के साथ कंटेनर्स को लूटने के लिए चला जाता है। लेकिन इस फाइट के बीच में उनका मिशन फेल होने वाला होता है। तब एक बार फिर से विक्रम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है और विक्रम की हेल्प से आज़ाद काली का पैसा लूटने में सफल हो जाता है। वो लड़कियों के साथ पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन विक्रम और उसकी टीम को काली के आदमी पकड़ लेते हैं और उन्हें लेकर काली की एक फैक्ट्री में आ जाते हैं। काली विक्रम और उसके साथियों की पिटाई करता है, लेकिन विक्रम का एक साथी काली को बताता है कि विक्रम को कुछ भी याद नहीं है। उसी समय टीवी पर एक लाइव न्यूज आती है जिसे देखकर काली भी शॉक्ड हो जाता है। उसमें विक्रम का गेटअप लेकर आज़ाद सिस्टम को बताता है कि इस बार उसने पूरी भीड़वाड़ा जेल को कंट्रोल में ले लिया है और यहाँ की 6000 महिलाओं कैदियों को गन पॉइंट पर रखा हुआ है। इस बार नर्मदा पुलिस की तरफ नहीं होती तो आज़ाद से नेगोशिएट करने के लिए बुलाया जाता है माधवन नायक को। आज़ाद उसके पास एक पेपर भेजता है जो कि देश के 253 फैक्ट्रीज को परमानेंटली बैन करने का ऑर्डर था, जिससे कि हवा पानी सब कुछ पॉल्यूटेड हो रहा था और लोगों की जान जा रही थी। इन्हीं में से एक फैक्ट्री के पॉल्यूशंस की वजह से लक्ष्मी के बच्चों की मौत हो गई थी। आज़ाद उन सभी फैक्ट्रीज को परमानेंटली बैन करने के ऑर्डर पर हेड ऑफ द स्टेट्स के साइन चाहिए थे। माधवन उससे पूछता है कि आखिर हम तुम्हारी इस बात को क्यों मानेंगे, जिसके बाद आज़ाद उन्हें बताता है कि मैंने काली के पैसों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की सभी ईवीएम्स को उठा लिया है
दरअसल आज़ाद ने नर्मदा को ईवीएम मशीन्स को ही लेकर आने का मिशन दिया था। इसके बाद सरकार आज़ाद की मांग को मंजूर कर लेती है और उन सभी 253 फैक्ट्रीज को परमानेंटली बैन कर दिया जाता है। आज़ाद ईवीएम मशीन को कंटेनर में डालकर बाहर भेजना शुरू कर देता है और लोगों के सामने टीवी पर ही अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है और बताता है कि मेरा नाम आज़ाद है, और अपने पिता विक्रम राठौर के बारे में भी सबको सब कुछ बताता है। जिसके बाद वो लोगों से कहता है कि जब आप मार्केट में 5 मिनट चलने वाली मॉस्किटो कॉइल खरीदने के लिए जाते हैं तब कई सारे सवाल करते हैं, जैसे कि इससे मच्छर मरेंगे कि नहीं, ज़्यादा धुआं तो नहीं हो जाएगा। लेकिन 5 साल चलने वाली सरकार से आप कोई सवाल नहीं करते, फिर चाहे वो आपके साथ कुछ भी करे। लेकिन अब से आप लोग अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करना, जाति धर्म के नाम पर वोट डालने के बजाय उनसे सवाल करना कि आने वाले 5 सालों में तुम हमारे लिए क्या करोगे, हमें नौकरी दिलाने के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करोगे। उसकी बातें खत्म होते ही काली विक्रम को गन पॉइंट पर रखकर अपने आदमियों के साथ जेल के खुफिया रास्ते से अंदर आ जाता है। वो आज़ाद की धुलाई करना शुरू कर देता है, लेकिन इसी बीच में विक्रम को अपना पास्ट याद आ जाता है और फिर विक्रम और आज़ाद दोनों मिलकर काली और उसके आदमियों की पिटाई करते हैं। इन द एंड ऑफ फाइट काली को भी जेल के अंदर ही फांसी पर लटका दिया जाता है, जिससे कि आज़ाद का मिशन भी पूरा हो जाता है और ये फिल्म भी खत्म हो जाती है।